कश्मीर में राज्यपाल के बयान पर राजनीति तेज। लोन को मुख्यमंत्री बनाने के दिल्ली के दबाव से इनकार। कहा पता नहीं कब हो जाए तबादला। करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए लाहौर पहुंचे सिद्धू। कहा पाक सेना प्रमुख से मिलना राफेल जैसी डील नहीं, दो पंजाबी ऐसे ही मिलते हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में पलटी स्कूली वैन। एक बच्चे की मौत, एक महिला की स्थिति गंभीर, 8 बच्चों को लगी गंभीर चोट। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। प्रेजेंट्स दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और हम आज आप पहुंचे हैं कोटा। राजस्थान का चुनाव रफ्तार पकड़ रहा है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र का। और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में पूरी तरह से दम साधे हुए नजर आ रही है। सवर्णों में सबसे बड़ी तादाद वाले ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीजेपी ने कई खास बातें अपने संकल्प पत्र में कही हैं। जाहिर है, आनंद पाल एनकाउंटर और उसके बाद पद्मावत फिल्म को लेकर राजपूतों की जो नाराजगी वसुंधरा सरकार को झेलनी पड़ी, सरकार को चुनाव के मैदान में जाने से पहले उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ झुंझुना लोगों के सामने पेश करना था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिसका घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ कांग्रेस भी हिंदुत्व के प्लैंक पर काफी मजबूती से कदम रखने की कोशिश कर रही है। कल राहुल गांधी पुष्कर गए, वहां ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए, और न सिर्फ दर्शन किए, माना जा रहा है कि वहां जो गोत्र बताने की बात खास तौर पर प्रचारित हुई, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही थी कि हिंदुत्व के वोट बैंक को भी साधने में कदम पीछे नहीं रहने चाहिए। तो क्या इस बार का चुनाव फिर से काम पर नहीं बल्कि धर्म पर ही होगा? इसलिए दंगल में हम कुछ सीधे सीधे सवाल पूछे। सबसे पहले सवाल यह पूछा जाएगा कि चुनाव में कर्म जिताएगा या फिर धर्म जिताएगा। सवाल यह पूछा जाएगा, क्या वसुंधरा सरकार इस बार ब्राह्मणों के सहारे है? सवाल यह भी पूछेंगे, विकास के नाम पर एक बार फिर से हिंदुत्व काम पर? क्या यह वसुंधरा सरकार के लिए करो या मरो का सवाल है? और क्या सत्ता में वापसी का करिश्मा कर पाएंगी वसुंधरा? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। राजस्थान में फिर कमल खिलाने को बेताब बीजेपी ने बड़े वादों की भरमार कर दी है। इन वादों में विकास का सपना है तो हिंदुत्व का जोश भी है। सवर्णों में सबसे बड़ी तादाद वाले ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिशें की गई हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक राजस्थान में एक भगवान परशुराम बोर्ड बनेगा, साथ ही एक योग बोर्ड बनेगा। हर जिले में योग भवन बनाने का वायदा है। राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड बनाने की बात है। साथ में मोक्ष मुक्ति धाम बोर्ड भी गठित होगा। सब समाज का राइट है और सब समाजों को भी ये लगना चाहिए कि वो सरकार के हिस्सा हैं। इसलिए योग बोर्ड के साथ साथ भगवान परशुराम बोर्ड, राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड, सिलाई की कला का बोर्ड, असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए भी पृथक श्रम कल्याण बोर्ड और शोध करने का एक शोध नियामक आयोग, ये भी हम लोगों ने किया है। वैसे तो कांग्रेस की नजर भी हिंदुत्व पर है, लेकिन कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात कह रही है। अब सामने है तो चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोगों की जो उम्मीदें हैं सरकार बनने के बाद, जो हम लोग उनके काम करेंगे, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस की जो सोच है, जो विचारधारा है, न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश भर में, उसको भी हम कैसे व्यापक बना सकते हैं, इस पर भी हम लोगों को बहुत काम करना है। राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र आना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी का वायदा है कि शहरी रोजगार गारंटी कानून बनेगा, बेरोजगारों को 5,000 का भत्ता मिलेगा, यूनिवर्सल बेसिस इनकम के लिए कमेटी बनेगी और 5 साल में 50 लाख रोजगार पैदा करेंगे।
इसके अलावा किसानों के लिए 250 करोड़ का ग्रामीण स्टार्टअप फंड बनाने जैसे वायदे भी शामिल हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 2 मेहमान हैं। आमने सामने होंगे कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस से आलोक शर्मा हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी। दोनों से सवाल करेंगे। सबसे पहले आलोक शर्मा, कांग्रेस की प्रतिक्रिया बीजेपी के संकल्प पत्र पर। देखिए, मैं समझता हूं रोहित जी, आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि किस तरह से आपने 5 वर्षों तक कोई काम नहीं किया और उसके बाद जो झुंझुना आपने दिया है राजस्थान की जनता को, वो पूरी तरह से कोरा कागज है। आपने जो भी तमाम वायदे भी किए हैं वो आधारहीन हैं, वो तथ्यहीन हैं। आपने जितने भी वायदे किए हैं वो सब झूठ की पुड़िया है। इन्होंने कहा है सबसे पहला किसानों की आय को दुगना करेंगे। अभी बाजरे की फसल वहां से मंडी से उठी है, 1950 रुपए एमएसपी था, 1200 रुपए में खरीदार नहीं था। इन्होंने कहा साहब हम 1 लाख करोड़ रुपए का अगले 5 वर्षों में सहकारी कृषि का ऋण देंगे। अभी कृषि विकास बोर्ड का जो मेरे पास आंकड़ा है वो 2013-14 में 447 करोड़ था और इस बार 17-18 में 175 करोड़ है। ये 1 लाख करोड़ कैसे होगा यही बता सकते हैं। इन्होंने कहा साहब हम अरब सागर से और कहां से पानी ले आएंगे। इनका पिछला घोषणा पत्र था कि चंबल का पानी अलवर, दौसा और भरतपुर जिलों में आएगा। 1 बूंद पानी नहीं आया। अगला वायदा तमाम खड़ा कर दिया है। इन्होंने कहा साहब हम 50 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की रिपोर्ट थी कि पिछले 5 वर्षों में मात्र 61,000 लोगों को रोजगार दिया है। जिस तरह से मनरेगा की बात इन्होंने की है, मोदी जी कहते हैं मनरेगा जो है वो कांग्रेस का विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों से अब इसको शहरों में ले जाना चाहते हैं। तो इनकी क्या मंशा है ये देश जानना चाहता है। अरब सागर का पानी, चंबल से का पानी आया नहीं और सांचौर और जालौर के वहां पर जिस तरह से लाने की बात की गई है वो पूरी तरह से अव्यावहारिक है। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो अवधारणा की बात की है उसमें तमाम लूप होल्स हैं। यहां पर तमाम बोर्डों की बात की है। सबसे पहला अभी वसुंधरा जी बता रही थी कि योग बोर्ड बनेगा। मैं जानना चाहता हूं योग बोर्ड तो आप बनाने की बात कर रहे हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, अंतिम बात मुझे केवल ये बता दीजिए योग के लिए पिछले 5 वर्षों में एक भी स्कूल में सरकारी टीचर की भर्ती नहीं हुई। अगले 5 साल में आप योग बोर्ड बनाकर क्या करें? लगातार बोलते रहे। देखिए सर, आगे के लिए बचाइए। देखिए 2 ही मेहमान है ना जी, 2 ही लोग हैं, आपको पूरी बात करने का मौका मिलेगा। तो अगर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, कम से कम मौका दीजिए, मैं भी सवाल पूछ पाऊं कि आप सोच के बैठे कि नहीं रैली कर रहा हूं और मौका नहीं मिला तो चलो यहीं से भाषण दे देता हूं। ऐसा मत कीजिए सर, बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। इन्होंने कम से कम कागज पे रखा तो है, आप तो कागज तक नहीं ला पाए अभी तक कि आप करना क्या चाहते हैं, जनता को क्या देंगे आएंगे तो। देखिए मैं समझता हूं अंतिम रूप में है और हमने 20,000 लगभग लोगों से, राजस्थान की जनता से तमाम सुझाव मांगे हैं और उनको कंपाइल करके वो अंतिम क्षणों में है। आज रात तक या कल तक जरूर हमारा घोषणा पत्र पूरा राजस्थान की जनता और मीडिया के साथियों के सामने आ जाएगा। चलिए, हम कोटा में हैं, बहुत लोगों से आज बात हुई, लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि शायद कांग्रेस इंतजार कर रही है, बीजेपी पहले अपना घोषणा पत्र ले आए, उसके बाद देखेंगे कि हमको क्या कहना है घोषणा पत्र में, क्या नहीं कहना है। सुधांशु त्रिवेदी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज कहा कि हमने 95% वादे अपने पूरे कर दिए जो कि हमने पिछले घोषणा पत्र में किए थे। सर थोड़ा ठीक ठीक लगा लीजिए, आप तो इतने दिन से हैं, राजस्थान में हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए, हो गया 95%? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो राजस्थान के गौरव का संकल्प पत्र हमने प्रस्तुत किया है, इसने एक चीज राजस्थान के चुनाव में और स्पष्ट कर दी। नंबर 1, हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने में इनसे आगे रहे। नंबर 2, टिकट वितरण की सूची घोषित करने में इनसे आगे रहे। नंबर 3, अपने विचार संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना, जिसे घोषणा पत्र कहा जाता है, वो करने में इनसे आगे रहे। ये केवल आपसी द्वंद्व और जनता के मध्य व्यर्थ के भ्रामक प्रचार करने में ही आगे रहे। हम मुख्य काम करने में आगे नजर आ रहे हैं। अब रही बात इसकी कि साहब पिछली सरकार ने जो कुछ कहा था, हमने उसमें से क्या करके दिखाया। अभी आलोक शर्मा जी कह रहे थे कि ये चीज अव्यवहारिक है, वो चीज अव्यवहारिक है। मैं सब सिंपल सी बात कहता हूं, राजस्थान इस भारत का दूसरा प्रदेश बना है जहां भूजल का स्तर बढ़ा है।
पूरे भारत में भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, राजस्थान में भूजल का स्तर बढ़ा, इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। और पहला प्रदेश गुजरात था, तो जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। राजस्थान पहला प्रदेश बना है इस पूरे देश में जिसने कि 22 लाख से अधिक गरीबों को स्वास्थ्य योजना का लाभ, जिसमें 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, वह मुहैया करा दिया है भामाशाह योजना के अंतर्गत। ये उसके बाद हमने केंद्र में आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें 5 लाख रुपए तक का है, परंतु राज्यों में राजस्थान वह पहला राज्य है। यह करके दिखाया है। राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने हर ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने में सफलता हासिल कर ली है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जल स्वावलंबन हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जो जमीनी सरोकार और आम आदमी से जुड़े हुए सरोकार के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें हमने प्रभावी उपस्थिति दर्ज की। और तीसरा, ई गवर्नेंस के मामले में राजस्थान भारत में दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य बन गया। यानी जो आधुनिक तकनीक है उसका भी प्रभावी प्रयोग करने में राजस्थान ने करके दिखाया। तो जो हमने कहा, हमने अपनी बात रखने में भी आगे हैं, टिकट में आगे हैं, घोषित करने में आगे हैं और प्रामाणिकता के साथ वो करके दिखाया है। हम कुछ हवा में नहीं कह रहे हैं। इनके यहां तो कैंडिडेट तो घोषित नहीं होगा, आधा दर्जन कैंडिडेट बता चुके हैं अशोक गहलोत जी। बाकी चीजों में भी ये पीछे ही रहे। अभी देखिए आपके सामने आलोक जी कह रहे थे हम कल ही करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जिस प्रकार की बातें कहते हैं मुझे उसमें से कितना आप ये संकल्प करेंगे और फिर हम पूछेंगे कि कौन सा संकल्प आपने पहले कब जी। दूसरी तरफ सर, आप 5 साल की सरकार के बाद जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र या वादा पत्र लाते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं? हम योग बोर्ड बनाएंगे, हम भगवान परशुराम बोर्ड बनाएंगे, हम राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड बनाएंगे, हम मोक्ष मुक्तिधाम बोर्ड बनाएंगे। सर, जब बच्चे को पेपर में फेल होने का डर होता है ना, तब वो ज्यादा चक्कर लगाता है भगवान के दरवाजे। आपने बहुत अच्छी बात कह दी। जानते हैं, एक भरथरी के नीति शतक का श्लोक है जिसमें कहा गया है, जब कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है तो अक्सर आदमी मजबूरी में सत्कार्य करता है। यानी अक्सर शक्तिहीन साधु और धनहीन ब्रह्मचारी और संकटग्रस्त भक्त दिखाई पड़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वही वो भक्त बन के घूम रहे हैं जो चुनाव के समय घूमते घूमते दिखाई पड़ते हैं, मगर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कभी नहीं दिखे मंदिर जाते हुए, जबकि कैमरा सुबह से शाम तक उनके पीछे था। इसलिए आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही निकल गया है। हमारे लिए भगवान परशुराम का विषय हो या योग का विषय या वैदिक विषय, इसमें जितना ज्ञान विज्ञान है, जिसमें स्वास्थ्य के लाभ की जो संभावना है, वो हम जन जन तक प्रभावी रूप में पहुंचाना चाहते हैं, और जिसको दुनिया के 177 देशों ने माना है। मगर जो आपने भगवान को याद करने की बात कही, तो वो उनसे पूछिए जो जिस समय चुनाव का उनको हार का संकट दिखाई पड़ता है, तो वो संकटग्रस्त भक्त मंदिरों में घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक, आलोक शर्मा जी, कर्म जिताएगा कि धर्म जिताएगा? देखिए, मैं समझता हूं कर्म और धर्म दोनों ही पैरेलल चलेंगे तब जिताएंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जो बातें आज 5 साल के बाद आप इतने बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, मैं सुधांशु भाई से पूछना चाहता हूं, आज तो आप गौचर के लिए भी बोर्ड बना देंगे, सब चीज़ों के लिए बोर्ड बना देंगे। राजस्थान में अभी पिछले वर्ष ही हजारों गाय मरी, एक बीजेपी का लीडर वहां पर नहीं गया। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में 5000 गायें एक हफ्ते के अंदर मर गई। सीएम के घर से 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर मात्र था वो हिंगोनिया गौशाला, वहां पर सीएम एक बार भी नहीं गई, कोई मंत्री वहां पर नहीं गया। आपको चुनाव आया तो तमाम चीजें याद आ गई। मैंने अभी भी पूछा कि योग के लिए आप बोर्ड बना रहे हैं, योग शिक्षा के लिए पिछले 5 वर्षों में राजस्थान सरकार ने एक भी वैकेंसी क्यों नहीं निकाली? अभी आपने कहा साहब हमने तो 5 साल बहुत काम किया। जिस समय महारानी साहिबा सीएम बनी थी उस समय पर 1.09 लाख करोड़ का ऋण था राजस्थान के ऊपर। आज वो 3.10 यानी लगभग 3 गुना ऋण जो है वो राजस्थान की सरकार पर महारानी साहिबा छोड़कर जा रही है। जबकि जितनी सोशल पॉलिसीज थी किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, आंगनबाड़ी से लेकर और तमाम बड़ी योजनाओं में उनका सबका बजट घट गया। आपने अगर इतना अच्छा काम किया तो 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या आपके समय में की। SC ST महिला के अत्याचार में सबसे ऊपर है। आप ई गवर्नेंस की और कौन सी बात कर रहे थे? FIR लिखने में राजस्थान सबसे लेट है। आपने कहा भूजल बढ़ गया है, वहां पर ऊपर आ गया है। मुझे 2 जिलों का नाम बता के जाना सुधांशु भाई, उन जिले के लोग सुनेंगे
कि आपने कौन से 2 जिलों का नाम बताया जिसमें ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ गया है और उसका क्या कारण है, सरकार का क्या योगदान है, यह भी बता के जाइएगा। फिर आपने भामाशाह योजना का जिक्र किया। सीएजी की रिपोर्ट आपने शायद पढ़ी नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट और भामाशाह योजना दोनों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पंचायती राज में 8 लाख से ज्यादा काम आज भी अधूरे पड़े हैं क्योंकि उनको पैसे का आवंटन नहीं हुआ। आपने अभी हेल्थ का कहा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2700 के करीब प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जिसमें से 1165 ऐसे हैं जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं है। हेल्थ का ये हाल है आपका। मैं समझता हूं कि भाषण बहुत हो गया है, आपने राजस्थान की जनता को बहुत गुमराह किया है। बताइए अब जी आलोक जी, जी एक बात तो बताइए ना, ये गाय आपको अचानक कैसे याद आने लगी चुनाव आते ही? बड़ी चिंता हो गई आपको कि गाय मर रही है, गाय मर रही है, गाय मर रही है। मध्य प्रदेश में भी आप कहने लगे गौशाला खोलेंगे, राजस्थान में भी आपको पहली बात तुरंत गाय से याद आई। ये गौ प्रेम अचानक कैसे उमड़ा है? देखिए, आज जब वहां मैंने इनका जब देख रहा था पूरी तरह से गाय के लिए बोर्ड बनाएंगे, ये करेंगे। आज गाय की प्रेम की आप जो बात कर रहे हैं, अगर गाय के लिए कभी किसी ने किया है तो गहलोत सरकार ने राजस्थान में किया है, और अगर राज्यों के स्तर पर देखें तो कांग्रेस ने किया है। गोवध पर अगर किसी ने बैन लगाया तो 26 में से 23 राज्यों में कांग्रेस ने लगाया। सबसे पहले 1952 में पंडित नेहरू जी जब पीएम थे, उत्तर प्रदेश में पहला गोवध पर बैन लगाया गया। बीजेपी बताए 4 वर्षों में, 4.5 वर्षों में एक भी राज्य में गोवध के ऊपर अगर इन्होंने बैन लगाया हो तो मुझे केवल ये बता दीजिए। उस इतिहास में जाएंगे तो फिर यह भी सवाल उठेगा कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जिन्होंने गौ के लिए रक्षा करने के लिए कानून मांग रहे संतों पर गोली चला दी थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास में न जाइए, वर्तमान में रह के बात कीजिए। देखिए, मैं समझता हूं वर्तमान में गोली भी जब कहेंगे तो चली फिर थी मैं क्या पूछूंगा कारण कि था आपके उसका? कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर गाय का सिर काट के चौराहे पे घूम रहे थे सर। रोहित जी, मेरा ये कहना है कि गाय के लिए इतनी बुरी हालत हो गई। आज आप कह रहे हैं कि साहब हम गाय के लिए बोर्ड बनाएंगे। आपने 5 साल तक ये सारे बोर्ड क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था महारानी साहिबा को राजस्थान में ये सारे के सारे बोर्ड बनाने के लिए? आज ही क्यों याद आया? जरा पूछिए इनसे, गाय के लिए, योगा के लिए एक भी बोर्ड क्यों नहीं बनाया? ठीक है सुधांशु जी, अब मुझे ये बता दीजिए। हाँ, पूछ रहा हूं सर, पूछ रहा हूं, थोड़ा सब्र करके पूछ रहा हूं। मैं सवाल बिंदुवार जवाब सुधांशु जी जरा इसका जवाब दे दीजिए कि आपकी सरकार के रहते जो कि गौ रक्षा का नारा लगाती है, सर राजस्थान में गाय की मृत्यु हुई है, एक बार नहीं बार बार हुई है। वो सवाल उठता रहा, और न सिर्फ गाय की, गाय के नाम पर आदमी की मृत्यु हुई है, हत्या की गई है उसकी। देखिए, आपने जो सवाल उठाया वो बहुत उचित और संवेदनशील है, मैं उसका उत्तर देता हूं। गाय का विषय हमारे लिए आज से नहीं 50-60 वर्षों से महत्वपूर्ण है। अनेक राज्यों में हम जहां सत्ता में आए, हमने गौ सेवा आयोग बनाया और गौ सेवा के लिए अनेक मार्ग प्रशस्त किए। हम ये बात मानते हैं कि राजस्थान में गायों की जो मृत्यु हुई वो दुखद थी और उस विषय के ऊपर प्रभावी कार्रवाई सरकार ने करने का प्रयास किया, मगर हमने गाय मारी नहीं खुद कभी। वर्तमान ये है कि केरल में सड़क के ऊपर गाय काटकर बीफ की पार्टी देने वाले लोग, अचानक मध्य प्रदेश में अब उन्हें गाय याद आ गई। और आज जैसा अभी आपने कहा कि भाई आपने पंडित नेहरू का जमाना तो याद किया, और इंदिरा जी के जमाने में नवंबर 1966 में संतों के ऊपर गोली चलवाई थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। आलोक जी, उस दिन गोपाष्टमी का दिन था, जिस दिन गाय की पूजा का विधान है हिंदू धर्म में, उस दिन गो रक्षक संतों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम, यह इतिहास है। केरल में गाय कटवाने का काम यह वर्तमान है। और जो आपने मध्य प्रदेश में अचानक अपने घोषणा पत्र में गाय को ले आए, यह छलावा है। अब मैं दूसरे बिंदु पे उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि राजस्थान के ऊपर इतना ऋण था, जो आपने कहा कि 1,09,000 का नहीं 2,15,000 का ऋण था, जो इंडेक्सेशन के साथ 2,85,000 था। और क्यों ऋण था, मैं उसका भी कारण बताए देता हूं आपको। राजस्थान का बिजली बोर्ड इनकी सरकार के जमाने में 2008 से 13 के जमाने में 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ के ऋण में आ गया था, बैंकरप्सी के कगार पे आ गया था। उस प्रकार के संस्थानों को बाहर निकालने के लिए आप सोचिए कितने गहरे गहरे ये गड्ढे खोद के गए थे, जिनको हम लोगों ने भरने का प्रयास किया, और उसके बाद हम इस स्तर तक लाने में सफल रहे। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। स्किल की आपने बात कही, तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां 2 स्किल यूनिवर्सिटीज बनी, स्किल इंस्टीट्यूट। बाकी सभी राज्यों में एक ही एक है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आपने शिक्षा की बात कही, चिकित्सा की बात कही, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही। आपको भामाशाह योजना में दोष नजर आएगा, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो तो आपका कार्य ही है उसमें दोष खोजना।
मैं पूछना चाहता हूं कि 50 साल में राजस्थान को 7 मेडिकल कॉलेज मिले थे और इन 5 सालों में 7, यानी जितने 50 साल में मेडिकल कॉलेज मिले थे उतने ही इन 5 साल में देने का काम किया। यह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा, चाहे सामान्य स्तर की, प्राथमिक स्तर की हो या उच्च स्तर की हो, उसको राजस्थान के जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्य किया। आलोक जी बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं सबसे पहले गाय से ही शुरुआत कर लेते हैं। केरल में अगर किसी ने गलत किया, हमने उसको जेल में भेजा, पार्टी से बाहर किया। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, जब हजारों गाय वहां पर राजस्थान में मरी तो क्या आपने एक चपड़ासी को भी सस्पेंड किया? आपके बीजेपी के नेताओं के द्वारा राज्य सरकार से तमाम मोटे मोटे धन वसूले गए गौशाला के नाम पर, और उन गौशालाओं में हजारों गाय मर गई। क्या बीजेपी के एक लीडर के ऊपर आपने एक्शन लिया? शायद नहीं लिया। आप इतिहास में घूमते रहिए, वर्तमान देश जानना चाहता है। जहां तक बात आपने कही स्किल इंडिया की कि आपने दो यूनिवर्सिटी बना दी, मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और यहां पर भी आपकी सरकार थी। एक मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जिसमें 200 बेड का हॉस्पिटल हो और मोदी जी ने नींव रखी हो। एक केंद्र सरकार का कोई वहां पर ऐसा उद्योग बता दीजिए जिसमें 200 लोग काम करते हो और उन्होंने लगा दिया हो। आप मुझे केवल यह बता दीजिए कि एक मंडी का नाम बता दीजिए जिसमें वादा व्यापार के अलावा प्रॉपरली काम हुआ हो, ई गवर्नेंस, ई मार्केटिंग, किसान की फील्ड हो, महिलाओं की फील्ड हो, जिस भी तरह से युवाओं की फील्ड हो, आप हर जगह पर पूरी तरह से फेल रहे हैं। जहां तक आपने बजट की बात की, मैं कहूंगा आपके आंकड़े गलत हैं सुधांशु जी। आप जो ऋण की बात कर रहे हैं, पब्लिक डेट की, वो आपके आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। मैं प्रामाणिकता से साथ कह सकता हूं कि जो आंकड़े आपने दिए हैं वो गलत हैं। 2013-14 में 1,09,000 करोड़ था और अब बढ़कर वो 3.10 यानी लगभग 3 गुना है। मुझे नहीं पता आप आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। ये आंकड़े राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है फरवरी का, उसके आंकड़े हैं। मुद्दे की बात और है, आपने कहा सब शिक्षा, हमने हर गांव में माध्यमिक स्कूल खोल दिया। ऐसा झूठ मत बोलिए। आप नेशनल टीवी पे आज तक पे बैठे हैं, हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर, चाहे हमारी सरकारें हो, कि हर गांव में माध्यमिक स्कूल खुल गया हो। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है अभी। आप देखिए कि माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 2014 और 15 में 685 करोड़ था बजट, और ये 2018-19 में 542। 5 साल में माध्यमिक शिक्षा का बजट घट गया है। यहां तक कि मिड डे मील स्कीम 600 करोड़ से घटकर 462 पे है, और कृषि विकास योजना 447 से 175 पे। राजस्थान का भट्टा बैठा दिया है। अब जाने की तैयारी कीजिए सुधांशु भाई। ठीक है, अब एक चीज बता दीजिए मुझे आलोक जी। भट्टा बैठा दिया है, जाने की तैयारी कर लेंगे अगर जाना पड़ेगा उनको तो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जरूर। 100 बातों की एक बात है, अगर सरकार पूरी तरह से फेल है और आप इतने मजबूत हैं तो मंदिर में जाके गोत्र क्यों बताना पड़ रहा है आपको? देखिए, मैं समझता हूं, रहिए ना कर्म पे। मैं बताता हूं। देखिए रोहित जी, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, सुधांशु भाई भी हिंदू हैं। हम घर में एक छोटा सा पूजा अनुष्ठान करते हैं, वहां पर भी जो पंडित जी होते हैं वो पूछते हैं आपका गोत्र का नाम क्या है। अगर वहां पर किसी पंडित जी ने पुष्कर मंदिर में जाकर सरोवर पर पूछ लिया और बता दिया गया तो उसमें कौन सी आपत्ति हो गई? ये ऐसा नहीं है कि माननीय राहुल गांधी जी आज पहली बार मंदिर गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद भी मंदिर गए। उत्तराखंड में जब चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद भी मंदिर गए। और जहां तक पुष्कर की बात है तो पंडित नेहरू जी से राहुल गांधी तक अगर आप इतिहास देखेंगे तो सभी लोग गए। मंदिर पहली बार नहीं गए, गोत्र पहली बार बताया, इसलिए सवाल आया। देखिए, मैं समझता हूं पूजा के समय याद आ रहा हो कि पिछली बार गोत्र पूछा गया था, जवाब नहीं आया था, तभी ये विषय बना था। रोहित जी, इस बार प्रचारित किया गया कि देखिए बताया गया। घर में अगर छोटा सा भी मना करेंगे इस बात से कि प्रचारित किया आप लोगों ने? छोटा सा भी पूजा या अनुष्ठान करता है तो पंडित जी गोत्र पूछते हैं, तो उसमें कहां पर आपत्ति है? और गोत्र बता देने से कोई चुनाव का कुछ थोड़ी ना होगा। नहीं रहा सर उस बात से, मैं वही कह रहा हूं रोहित जी। सहमत हूं, 100% से ज्यादा सहमत हूं। इसको इशू कौन बना रहा है? पूजा के साथ अच्छे काम की शुरुआत होती है। मैं वही कह रहा हूं, इसको इशू कौन बना रहा है? कि आज बना रही है। गोत्र किसने पूछा? बीजेपी ने पूछा, हमने तो नहीं पूछा। वजह क्या है? ठीक है सर, उन्हीं से पूछ रहा हूं जाके। अब उन्हीं से पूछ रहा हूं जाके, वो जो भी पूछते हैं आप बताते हैं। फिर अब वो जो उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देंगे आप? जरूर। आप कह रहे हैं बीजेपी ने गोत्र पूछा इसलिए बता दिया हमने, उसके बाद वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देंगे? जरूर। अब पूछिए ना रोहित जी, सवाल के पूछने के लिए आप हैं, उत्तर देने के लिए मैं हूं। पूछिए सवाल आप। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी का गोत्र मुद्दा है चुनाव का।
आपने बहुत सही बात कही। देखिए, भक्ति हो या गोत्र हो, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा। इनके लिए ये स्थिति है कि 100 रूप धरे जीने के लिए और बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। क्यों कह रहे हैं हमने मुद्दा नहीं बनाया था आलोक जी। जब आपकी पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा राहुल गांधी के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हुए फोटो निकालकर यह कहा था कि यह जनेऊधारी हिंदू हैं। और आपकी पार्टी की बिहार इकाई ने जब बड़े नेताओं की फोटो जाति के साथ दिखाई थी तो राहुल गांधी को ब्राह्मण दिखाया था, यानी जनेऊधारी ब्राह्मण जब आपने स्वयं कहा तो प्रश्न आप ही ने शुरू किया था। अब सहज रूप में जो उसका जवाब आपने दिया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो स्वाभाविक था प्रश्न उठना। और मुझे मगर एक आश्चर्य है, इतने मंदिरों में गए, इतनी बार पंडित जी लोगों ने पूजा कराया, मगर राजस्थान के चुनाव के समय ही यह गोत्र उभर के सामने आया। और फिर मैं पूछना चाहूंगा, मैं ज्यादा व्यक्तिगत मामलों में जाना नहीं चाहता, कि भाई हिंदू धर्म की परंपरा में गोत्र किस पक्ष का होता है, गोत्र किस तरफ का होता है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। मगर यहां समस्या क्या है कि जब परिवार की राजनीति कांग्रेस करती है तो बड़ी ही सहजता के साथ बहू और बेटी के बीच में परिवर्तन हो जाता है। सोनिया गांधी जी जब आई तो गांधी परिवार की बहू बन गई, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने एकदम छाती ठोक ठोक के कहा भारतीय परंपरा यह है कि कोई लड़की जिस घर में ब्याह के जाती है फिर वो उसकी बहू बन जाती है और वही उसका सब कुछ हो जाता है। इंदिरा जी के जमाने में यह बात नहीं थी, उनके लिए नेहरू जी की बेटी महत्वपूर्ण होना था। प्रियंका जी के बारे में यह बात नहीं है, उनके लिए नेहरू परिवार की बेटी होना महत्वपूर्ण है, बहू होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग परिवार में भी किस लीनियज से जाना है उससे तय कर लेते हैं, बहू बनना है कि बेटी बनना है, और बेटे के लिए किस तरफ का गोत्र लेना है वो तय कर लेते हैं। यही मेरा सवाल था, आपने उसको और विस्तार दे दिया। विकास और आर्थिक विकास के ना कहते हुए भी सुधांशु जी आपने और विस्तार दे दिया। तो इसका मतलब ये कि राजस्थान का चुनाव वसुंधरा राजे के काम पर कम, गांधी परिवार की बहू बेटियों के नाम पर ज्यादा लड़ा जाएगा, और उस पे जीतने में आपको ज्यादा यकीन है बजाय अपने काम पर। देखिए रोहित जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है। राजस्थान या मध्य प्रदेश यहां कल चुनाव होने वाले हैं, आप सामने आकर, आलोक शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ढंग से ये विकास की एक बात कर रहे हैं, मगर ये चेहरा नहीं है, ये मुखौटा है। चेहरा बंद कमरों में दिखाई पड़ता है। जब कमलनाथ जी का वीडियो आता है कि 90% मुस्लिमों ने वोट नहीं किया तो हमें भारी नुकसान होगा, चेहरा जब सीपी जोशी का वीडियो आता है कि सब कुछ ब्राह्मणों को ही पता है, इसके अलावा धर्म की बात किसको पता है, जाति और मजहब, इसके आधार पर विभाजनकारी राजनीति का फार्मूला, यानी मुंह पर है विकास और दिल में है धर्म और जात। एक दौर था जब कांग्रेस कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज तो यह है जात और मजहब की ही बात पे कांग्रेस कह रहे हैं लगा दो भाई मोहर हाथ पे। ठीक है, ओके, आलोक शर्मा जी बोलिए। अब देखिए मैं समझता ये तो आप ही की पार्टी से उदाहरण दे रहे हैं, सीपी जोशी ने जो बातें कही कि ब्राह्मण तो हम हैं, ये लोग क्या हिंदू धर्म के बारे में आपको बताएंगे। दूसरी तरफ कमलनाथ हैं जो बंद कमरे में कहते हैं कि 90% मुसलमानों का वोट चाहिए, फिर आप कहते हैं कि हम तो कर्म पे वोट मांगते हैं, धर्म पे मांगते ही नहीं हम लोग। देखिए रोहित जी, मैं समझता हूं कि बहुत लोगों ने क्या क्या कहा, और सबसे पहले अगर देश के प्रधानमंत्री से ही चालू कर लें, उन्होंने क्या क्या कहा और दूसरे लीडर्स के लिए क्या क्या कहा। क्या राष्ट्रपति महोदय को दलित बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भाजपा के लोग नहीं थे? क्या वहां पर सोमनाथ के मंदिर में गलत जगह पर एंट्री होने के कारण क्या सबसे पहले बीजेपी के ही प्रवक्ता महोदय ने नहीं पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि राहुल गांधी जी का धर्म क्या है? उसके बाद कांग्रेस को मजबूरी में उत्तर देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी माने राहुल गांधी जी या किसी के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। जिस तरह के वक्तव्य तमाम मंत्रियों के आए हैं, आप तो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के लिए और कमलनाथ जी, अरे भाई यहाँ तो केंद्र में मंत्री वो बन गए जिन्होंने रामजादे और दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने दलितों के लिए कुत्ते का पिल्ला तक इस्तेमाल किया वो लोग मंत्री बन गए। जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के लिए नाली का कीड़ा कहा वो कोहिनूर की तरह यहाँ पर मंत्रिमंडल में सुशोभित है मोदी जी के साथ। और मोदी जी ने कौन से रिलेशन को छोड़ दिया? मोदी जी ने तो रुपए को ही आईसीयू में भेज दिया था। मनमोहन सिंह जी की आयु से तुलना और रेन कोट और पता नहीं कितने वक्तव्य हैं, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय मैं फिर वापस राजस्थान पर लाना चाहूंगा
अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बिजली के बारे में कहा कि आंकड़े हैं, मैं जानना चाहता हूं 206% बिजली की दरों में पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के अंदर बढ़ोतरी हुई है, ये सच्चाई है कि नहीं है? जो इनका उदय योजना थी प्रदेश में, उसमें हजारों करोड़ का बिजली के अंदर घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बीजेपी बता दे या सीएजी ने बता ही दिया है कि इसका पैसा कहां पर चला गया है? आज कितने ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो वहां पर रखे हैं लेकिन वो खंभों की वजह से नहीं लग पाए हैं? सीएजी की रिपोर्ट को देख लीजिए। जहां तक पेयजल की बात है तो वसुंधरा राजे जी का जो झालरा पाटन एरिया है, वहां पर 178 गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। इन पर बात नहीं करना चाहेंगे? ये 2700 के करीब प्राइमरी स्कूल पिछले 5 वर्षों में बंद हो गए हैं जिनमें टीचर्स नहीं है। आप जरा इस बात को, मेरी बात को झुठला दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। जहां तक बात तमाम और मुद्दों की है, सिंचाई की है, आपने सिंचाई के लिए कहा, मुझे एक योजना का नाम बता दीजिए जो वसुंधरा राजे सरकार ने सिंचाई के लिए शुरू की हो और 10-20% भी वो चल गई हो, आप उसका नाम मुझे बता दीजिए। तमाम जो फीडर लाइन थी हनुमानगढ़ जिले से लेकर और श्री गंगानगर जिले तक की, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई है 5 साल में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक पुल की मरम्मत नहीं हो पाई है। सुधांशु भाई, ये सच है क्या झूठ है, मुझे ये बता दीजिए। मैंने शिक्षा पर आपको कहा, सड़कों पर कहा, चिकित्सा पर कहा, आंगनबाड़ी वर्कर्स की क्या हालत है वहां पर, कितनी बार आंदोलन हुए, जरा बता दीजिए मुझे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। मैं जवाब एक नारा चल रहा है, ये बता दूं आपको। वैसे राजस्थान मैं यहाँ जयपुर शहर में बैठा हूँ, बहुत जगह गया, मैं लोगों से मिला, जयपुर के लोगों से पूछ लीजिए। जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। हाँ, एक बात बताते हुए नारा चल रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से बैर नहीं लेकिन रानी तेरी खैर नहीं। ये आप ही के लोगों ने बताया मुझे कि मुख्यमंत्री से नाराजगी है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, चलिए आपने ये विषय शुरू कर दिया, पहले मैं इसी में जवाब दे देता हूं। यदि यह दुष्प्रचार जो किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से नाराजगी है, तब तो कांग्रेस के लिए बहुत सहज था रोहित जी कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते और मुख्यमंत्री जी बनाम इनका जो भी कैंडिडेट होता उसका चुनाव करवा के और लाभ उत्पन्न करवा लेते और इनको फायदा मिल जाता, मगर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की सारी बातें पूरी तरीके से व्यर्थ और भ्रामक प्रचार करने की जो कांग्रेस की रणनीति है उसका हिस्सा है। इसलिए ये कैंडिडेट कोई सामने खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अब मैं इस पर जवाब देता हूं बिजली के ऊपर। देखिए, जयपुर शहर में किसी से पूछिए, एक दौर था जब धड़ाधड़ बिजली की कटौती हुआ करती थी 5 साल पहले। आज क्या बिजली कटौती होती है? गांवों में भी 22 घंटे तक, 21-22 घंटे तक बिजली की सप्लाई सिंगल फेज की, यानी घरों में बिजली के लिए सुनिश्चित की है। और 3 फेज में, यानी जहां पर किसानों को चाहिए वह 7 साढ़े 7 घंटे तक के लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की है उस बिजली बोर्ड के द्वारा, जिसको ये झुठला नहीं सकते कि जब हमारी सरकार आई तो दिवालियेपन के कगार के ऊपर बैठा हुआ था। अब रही बात इसकी कि इन्होंने ये बात कही कि टैंकर सप्लाई की बात, मानते हैं राजस्थान के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां टैंकर से पानी सप्लाई होता, पर टैंकर सप्लाई में करीब 50% की कमी आई है। अब प्राइमरी स्कूल के टीचरों की बात कही तो आपने बहुत सही बात उठाई। 26,000 प्राइमरी स्कूल के टीचर जिनकी नियुक्ति फरवरी माह में हो चुकी थी, उसे ले जाके एक ही प्रकार के व्यक्तियों ने अदालत में अटकाया। मई में उसका क्लियरेंस हो गया, उसके बाद फिर अटकाया, फिर जुलाई में क्लियरेंस हो गया, और जब नियुक्ति पत्र जारी होने की बात आई तो कांग्रेस ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को कहा कि नियुक्ति हो चुके लोगों को पत्र न जारी किया जाए। अब ये नहीं करे प्रक्रिया रोकिए, वो समझ में आता है, मगर इसको रुकवाइए ताकि वो 26,000 जो नौजवान थे वो बेरोजगार से महरूम, और उसकी वजह से लाखों बच्चे, परीक्षा का सीजन आ रहा है, वो भी टीचर से महरूम। अगर क्या फर्क पड़ता है, राजनीति चलती रहे तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रही बात, अंत में एक और बात कहूंगा, इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने कभी अपने उम्मीदवारों की सूची ब्रैकेट में उनकी जाति के साथ घोषित की है? रोहित जी, वो पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस ने अपनी सूची हर कैंडिडेट के साथ ब्रैकेट में जाति के साथ लिख के घोषित की है। इससे बड़ा प्रमाण कांग्रेस के जातिवादी विद्रूप और घृणास्पद चेहरे का नहीं हो सकता। सारी बातें मैंने सब प्रमाण बता दी। मैं शुरुआत करता हूं रोहित जी इसमें।
इन्होंने ठीक सबसे है। पहला टीचर्स का लिया 26,000 ओके, आलोक टीचर्स शर्मा की जवाब वैकेंसी। दीजिएगा, साथ में एक बात और बता दीजिएगा। जरूर। आप लोग नारा लगा रहे हैं नारी के सम्मान में हम मैदान में हैं। मैं कोटा में घूम रहा हूं सर, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कांग्रेस पार्टी के नारी के सम्मान में, एक नारी की तस्वीर नहीं मिली आपको उस पर लगाने के लिए। देखिए, जहां तक बात है कि नारी की तस्वीर और नारी के सम्मान की तस्वीर, नारी का सम्मान क्या फोटो लगाने से हो जाता है? मोदी जी तो तमाम नारियों के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आंदोलन करते रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में बेटियों का क्या हुआ और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और कठुआ में क्या हुआ। फोटो लगाने से सम्मान नहीं होता है, उनको वास्तव में कहीं शिक्षित करने से और रोजगार में लाने से, उनको मजबूत करने से होता है। आपका प्रश्न वाजिब है, अगर फोटो होता तो और भी अच्छा होता। जहां तक बात अभी 4-5 चीजें और कही सुधांशु भाई ने, मैं उनका उत्तर दे देता हूं। इन्होंने कहा साहब वो 26,000 टीचर्स की वैकेंसी रुक गई, वो अपॉइंटमेंट रुक गई। आप 4.5 वर्षों तक आपने कितने टीचर्स की वहां पर ज्वाइनिंग की, जरा उसका भी आंकड़ा दे देते। 4.5 साल में मात्र 167 टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। और उसके बाद क्या हुआ है? आपके यहां पर जो राजस्थान का पीएससी बोर्ड था उसके तमाम मेंबर्स नहीं बने आपसे। आप कह रहे हैं 26,000 का रिक्रूटमेंट हमने किया था, किस प्रक्रिया के तहत किया था? और अगर प्रक्रिया ठीक थी तो कोर्ट ने क्यों रोक दिया आपको? और अगर कोर्ट ने रोक भी दिया था तो आप ज्वाइनिंग कराते, कौन मना कर रहा है? सरकार आपकी थी, हमारी तो नहीं थी। मैं समझता हूं केवल और केवल इलेक्शन के ईयर में आकर आप नौकरी की बात करते हैं। उसके बाद आपने कहा सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। आपने उत्तर प्रदेश में किया था क्या? झारखंड में किया था? हरियाणा में किया था क्या? और उत्तराखंड में किया था क्या? हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से चलती है। हमारे पास वहां 6 सीएम के कैंडिडेट हैं। हमारे जब 150 विधायक चुनकर आएंगे वो अपने आप चुन लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जहां तक बात आपने बिजली की कही, मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि 2013 में जब हमारी सरकार गई ना, हमारी सरकार जब गई, आपने टिकट दे दिया वो तो ठीक है, प्लांट पर जिनको टिकट नहीं मिला वो राहुल गांधी के घर तक आ गए थे नारे लगाने के लिए। देखिए वो तो कहीं भी चले गए थे और नाराजगी भी तो कहीं ना कहीं दिखाई देगी कि नहीं मैदान में? वो तो दोनों तरफ से रही है। आज बीजेपी के तो 6 मंत्री जो पूर्व में रहे वो बागी खड़े हुए हैं, उसका क्या करेंगे? बिल्कुल दोनों तरफ से पार्टियों में रहा। आज हो सकता है कि आज बीजेपी कहे कि मैं तमाम नाम गिनवा सकता हूं बीजेपी के जो बागी खड़े हुए हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए, 2 थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो गहलोत सरकार बनते हुए छोड़कर गई थी, बरसिंह सर का ये और बीसन सेठ का। मुझे केवल ये बता दीजिए क्या वो बंद हो गए या वो चल रहे हैं या पूरे हो गए? वो आपने बिजली का वहां पर पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया। 90,000 तो किसानों की फाइलें बिजली के कनेक्शन के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि आपने ये कर दिया। मुझे एक भारी उद्योग बता दीजिए। आप जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2013 में थी वो 14.65 थी, आज 9 समथिंग है, लगभग 4% उसका। और साथ में इस बात का भी कि लिस्ट में से नाम कटने के बाद हंगामा तो आपके यहां भी है। इसके पहले तक आप इस भरोसे में रहते थे कि कांग्रेस के बागी आपको फायदा पहुंचा देंगे, लेकिन अब तो आपके यहां भी बागी हैं और दूसरा इनके यहां से लोगों को रातों रात ज्वाइन करके आप टिकट भी दिला रहे हैं। रोहित जी, हम ये मानते हैं कि मतभेद हमारे यहां भी हुआ, टिकट वितरण होता है, हर सीट के ऊपर 3-4 तो गंभीर प्रत्याशी होते हैं, एक को टिकट मिलता है, बाकियों में असंतोष होता है। पर हमारे यहां कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि कार्यालय पे तोड़फोड़ हो रहा हो। हमारे यहां कभी ऐसा आपने खबर सुनी कि सचिन पायलट जी की गाड़ी को रोककर धक्का मुक्की हो रही हो? आपने कभी ऐसा सुना कि केंद्र में जो एआईसीसी ऑफिस में कांग्रेस के राजस्थान के दोनों नेताओं को पिछले दरवाजे से जाके निकलना पड़ा? आपने कभी सुना, जैसे इनके यहां सुनने में आया कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी के में राहुल गांधी के सामने गर्मा गर्मी हो गई? और आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं उत्तर दूंगा, जो आलोक शर्मा जी ने बोल दिया हमारे यहाँ 6 सीएम उम्मीदवार हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये तो गजब है। और ये सारे के सारे क्यों? विधायक दल के नेता चुनेंगे सुधांशु जी, उसमें आपत्ति कहां है? मैं कह रहा हूं ना, विरोध हुआ, मगर आप विरोध का वह स्वरूप देखिए ना, विरोध का वह स्वरूप देखिए ना। क्या हमारे किसी कार्यालय में तोड़फोड़ आग नहीं हुई? क्या विरोध होता है? अब ये नहीं कह रहे, कई लोगों का संतोष होता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ज्ञान बहुजा जैसे लोग वापस आ गए भाई, अलवर जिले में। मगर अब अलवर जिले में एक थाना गाजी सीट है, वहां पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सुनिए, क्या क्या किया आपने देखा? मैं अपनी पूरी वक्तव्य पूरा कर लूं। सुनने में तो यार है, रात को जो कैंडिडेट आपने चेंज किया उसको बंदूक से डराया गया। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए जनाब। अरे भाई मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए आलोक जी। अरे आपके यहां तो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
उसके बाद मान मनोबल आप करनी मुझे पड़ी। केवल बता दीजिए, बीकानेर जिले में महारानी जब 3 दिन में दिल्ली से 3 बार नाराज सीट होकर बदलनी गई थी। पड़ी। नहीं, ऐसे मुझे बताइए, प्रसंग हो। झालावाड़ और में कौन से सुनिए, दरवाजे से घुसी जब थी लिस्ट वो? जारी होनी थी, आपको पता होगा रोहित जी, इतनी मजेदार मुझे केवल स्थिति ये कांग्रेस बताइए, में हुई महारानी जब कि अमित शाह कांग्रेस जी की से सूची नाराज नहीं जारी होकर हुई। गई थी, कांग्रेस तो वो के कहां पर नेताओं पहुंची ने थी? क्या जाकर झालरा पहले पार्टी पहुंची थी कि नामांकन नहीं भर दिया। पहुंची थी? और नामांकन भरने वाले कौन? हरीश चौधरी, जो कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। अपने अपने टर्न पे बोल रहे हैं आलोक जी, ज्यादा बेहतर होगा जी। आप क्या? हरीश चौधरी जो एआईसीसी के सचिव और राजस्थान मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, वो जाके पहले नामांकन कराए। और जब अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो अशोक गहलोत जी क्या बोलते हैं? मुहूर्त की वजह से उन्होंने पहले कर दिया होगा। यानी कांग्रेस का मुहूर्त निकला नहीं, प्रत्याशियों का मुहूर्त पहले निकल गया। और अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी की घोषणा स्वयं की, पार्टी की लिस्ट में नहीं। मैं लड़ूंगा। आपकी स्थिति और भी सचिन बहुत अच्छी पायलट जी नहीं ने है। क्या बोला? सबको सचिन पता है कि पायलट जी प्रदेश ने का बोला अध्यक्ष चुनने में आप कि लोगों मैं को राहुल कितना तेल गांधी निकालना जी के पड़ा था। आदेश और सर, सबको पता अशोक है गहलोत जी के सहनी निवेदन साहब को पर अध्यक्ष चुनाव बनाने लड़ा। में आपकी पार्टी के अंदर कितना महाभारत हो गया था, सबको पता है। महारानी झालरा पाटन जाके चुप के बैठ आपको गई भी थी, पता है सबको सर पता, छोड़ कि दीजिए पार्टी का उसे। प्रदेश हमारी अध्यक्ष पार्टी बनाने में में आप लोगों को विचार 1.5-2 महीने हुआ लग गए था ना, सर। रोहित जी। अरे उनके यहाँ क्या समस्या है? जहां एक ही मैं परिवार रोहित जी से उत्तर दूं अब सबके? राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है और जीवन पर्यंत रहना है, तो वहां तो राज परिवार की ठीक है तरह सर। सक्सेशन डिफाइंड है। तो कोई समस्या ही नहीं, ना विचार, ना विमर्श, ना चलिए चिंतन, सर। ना मंथन। जैसे बोला भी था चलिए सर, मणिशंकर अय्यर ने ये कि सारे जहांगीर के बाद झगड़े शाहजहां, पीछे शाहजहां रह के बाद जाएंगे सर। औरंगजेब बना ये था, सारे किसी ने झगड़े पूछा था पीछे क्या? रह जाएंगे। तो उसी प्रकार से राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी। राजीव जी के बाद तो 2 और आए थे, शायद उनके नामों को भूल गए आप। और हमने जो पूरी सूची जारी की, चलिए, ये कि सारे 1947 झगड़े पीछे रह के जाएंगे। बाद हाँ, दो शायद तरह जनता के करेगी और बने हैं, कि वो जनता भूल गए। वंशवाद को देख के वोट देना चाहती नरसिम्हा राव है जी कि थे। सड़क पे जो काम हुआ उसको देखकर, जनता धर्म को देखकर वोट देना चाहती है या कर्म को देखकर? ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी। जब 7 तारीख को वोट पड़ेगा, जनता खुद तय कर देगी कि वो किस चीज को देख के वोट देती है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आज तक के साथ। हम कोटा में हैं और यहीं से आज रात 8 बजे आप राज तिलक लाइव देख पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। कमिंग अप के प्रायोजक थे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुर्खियां was presented by पतंजलि हर्बल बाथ सोप। बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। तक का डंका अब हर कोई इंटरनेट पर आज तक को ही ढूंढता है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर बाहुबली आज तक सवार है। हर खबर जिसकी धारदार तलवार है। नंबर 1 है आज तक, बाहुबली है आज तक। So sorry.
देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज ऐप है आज तक। पेश है अब बिल्कुल नए अंदाज में। पाएं हर बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट फटाफट अंदाज में, और हर खबर पर शॉर्ट अपडेट्स भी, कभी भी कहीं भी। देखें 4 टीवी न्यूज चैनल्स लाइव बस एक स्वाइप में। पढ़ें न्यूज बिना डेटा कनेक्शन के भी, और करें अपनी खबरें पर्सनलाइज्ड अपने अनुसार। आज ही डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप, जो है पहले से और भी लाइटर और फास्टर। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज ऐप। All new India Today mobile app. Now get quick and short news flashes. Watch 4 TV news channels live in just a swipe. Read stories without data connection, and also read exclusive India Today magazine stories and interviews. Personalize your news feed and notifications. Watch a news bulletin of your favorite journalist anytime, anywhere. Now experience more lighter and faster. India Today mobile app from India's number 1 news video publisher. खबरों का बाहुबली है आज तक, देश का नंबर 1 है आज तक। डिजिटल में भी बजता है आज तक का डंका। अब हर कोई इंटरनेट पर आज तक को ही ढूंढता है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर बाहुबली आज तक सवार है। हर खबर जिसकी धारदार तलवार है। नंबर 1 है आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर हम आपको बता दें, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा हैं। सीधे सीधे आमना सामना कांग्रेस और बीजेपी का। बहुत से लोगों से हमने बात की सुधांशु जी, और लोगों का कहना था कि जिस तरीके का काम दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं, कोई तीसरा विकल्प होता तो दोनों में से किसी को ना चुनते। क्या आपको नहीं लगता ये आपके लिए खतरनाक संकेत है? देखिए, मेरा मानना है कि हम धर्म, मजहब, संप्रदाय की राजनीति नहीं करते हैं। पूरी तरीके से, चाहे अंदर खाने हो या बाहर खाने हो, वो राजनीति इन्होंने ही की है। मैं फिर एक बार बताइए, गुजरात में खाम, KHAM 4 जातियां किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार में MY के साथ कौन खड़ा हुआ है? हरियाणा में अजगर, उनके साथ कौन खड़ा था? बिहार में लालू यादव जी जो भूरा बाल बोल रहे हैं, वो कौन खड़ा था? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देना, अल्पसंख्यकों को नहीं, मुस्लिमों को आरक्षण देना किसने कहा था? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज किसने कहा था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वह परिस्थिति इन्होंने ही उत्पन्न की है। और जो तीसरे मोर्चे की आप लोग बात करते हैं, अरे वो तो बहुत ही भयानक, जिस प्रकार की जानकारियां आ रही हैं, चाहे वो TRS वाले हों, मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव जी, वो तो किस प्रकार की जातिवाद और घनघोर सांप्रदायिकता की बात, तिलक राजू तलवार वाली बात। इसलिए मैं मान रहा हूं ये काम कांग्रेस ने शुरू किया था, और भारत की राजनीति में तीसरा मोर्चा नहीं कह रहा हूं सर, मैं तीसरे विकल्प की बात कर रहा हूं, मोर्चा नहीं। तीसरा विकल्प कह रहा हूं सर, मैं तीसरे विकल्प जो अपने को गैर कांग्रेस गैर भाजपा कहते हैं, जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा कहते हैं, उन्होंने तो इसमें और भी बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं। इसलिए मैं कहूंगा जातिवाद, सांप्रदायिकरण और परिवारवाद, ये 3 दोष हैं भारत की राजनीति में जो कांग्रेस ने शुरू किए थे, और अधिकांश पार्टियां इसके प्रभाव में आ चुकी हैं, सिवाय भाजपा और कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ के। या मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। ठीक है, ओके 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 ओके। आलोक जी, जाने से पहले जल्दी जल्दी 2 चीजें साफ कर दीजिए। आपने जिस तरीके की पूरी स्थितियों की लिस्टिंग की है, आपका घोषणा पत्र आया नहीं अभी, लेकिन आपकी बातों से लगता है आपकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा पूरा माफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली होगी और उसका कोई बिल नहीं आएगा, किसी के लिए फ्री होगी वो। नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा मैं अभी क्या आएगा उसके अंदर मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ऐसा भी नहीं है। किसानों को बड़ी राहत नहीं, आप जो प्रिजम्प्श कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि, लेकिन इतना जरूर है, किसानों की जो दुर्दशा हुई है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत बड़े कदम उसके अंदर जरूर होंगे। जहां तक बात अभी जातिवाद की कही, हरियाणा में आए तो जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया,
राजस्थान में मीणा वर्सेस गुर्जर किसने किया, अभी चंद दिनों पहले मराठा आरक्षण पर किसने मोहर लगाई, मंडल कमीशन में वीपी सिंह सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा था, राजस्थान में ही जाटों को सबसे पहले रिजर्वेशन देने का काम बीजेपी ने किया था या कांग्रेस ने, भैरव सिंह जी की शिकायत, शेखावत जी की सरकार किसकी थी, वो पूरे देश ने देखा है। वर्तमान में 18 केंद्र में मंत्री ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग या तो मंत्री हैं, एमएलए हैं या सांसद हैं। 5 मुख्यमंत्री इनके ऐसे हैं, क्या इनकी महारानी साहिबा के बेटे क्या हैं, सांसद हैं कि नहीं हैं, और क्या अकाली दल में, शिवसेना में या एलजेपी में वहां पर परिवारवाद है कि नहीं, गृह मंत्री के बेटे एमएलए हैं कि नहीं, बहुत लंबी सूची है। आरोप लगाना सुधांशु जी आसान होता है, राजस्थान के जो लोग हैं उनको आपने 5 साल तक ठगा है, अब जाने की तैयारी कीजिए, राजस्थान के लोग महारानी को वापस वहीं पर उनके घर छोड़कर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पूरी बहस निकल गई। 1 घंटे न राफेल का जिक्र हुआ, न नोटबंदी का जिक्र हुआ, न जीएसटी का जिक्र हुआ। इसलिए जब जनता वोट डालेगी तो जनता ये भी तय करेगी कि आने वाला चुनाव जो 2019 में लड़ा जाना है उसमें ऐसे कितने वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो कि इस चुनाव प्रचार के दौरान पूरे जोर शोर से उठाए जा रहे थे, या वो धराशायी हो जाएंगे लोकसभा के चुनाव के पहले। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दंगल में आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की बहस में हिस्सा लेने के लिए। ब्रेक के बाद आप देखते रहिएगा आज तक, ये याद रखते हुए कि आज रात 8 बजे राज तिलक यहां कोटा से होगा, उम्मेद भवन से। ये वही उम्मेद भवन है जहां कोटा में सबसे पहली मीटिंग हुई थी राजस्थान को राज्य बनाने की, सारे राजपूताना को जोड़ के। तो उसी ऐतिहासिक उम्मेद भवन से आज का राज तिलक 8 बजे देखना न भूलिएगा।